अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब आवाज आ जाएगी। ये एक्चुअली अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आवाज अभी आ रही है आपको? कश्मारा, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे बॉडी में एंटर होता है, डिफरेंट टाइप्स के होस्ट होते हैं और किस तरह से इन्फेक्शन जो है या डिजीज कॉज होती है। ये हम डिटेल में इस लेक्चर में सारा आपसे डिस्कस करेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो डेली लाइफ में। तो हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत होती है कि होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप होते किस तरह से, इन्फेक्शन कैसे स्टेब्लिश होते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होकर मल्टीप्लाई करता है और डिफरेंट साइड्स पे जो है वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इन दिस सेशन में हम कवर करेंगे तो होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप, इंट्रोडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या है, सिम्बायोसिस कुछ टर्मिनोलॉजी है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होते हैं, कमेंसलिज्म क्या होते हैं, पैरासिटिज्म क्या होती है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा बॉडी साइड्स पे कौन से होते हैं और कितने वो हार्मफुल हैं और कितनी प्रोटेक्शन बॉडी को दे सकते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कोलोनाइज हो सकते हैं, किस तरह से बॉडी में इंफेक्शन की ग्रोथ को रोका जा सकता है, इननेट हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, पैथोजन, होस्ट, एनवायरनमेंट, तीनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। पैथोजन और होस्ट जो है एक दूसरे से ग्रेट इंटरेक्शन रखते हैं। अगर एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल होगा तो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकेगा। अगर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एनवायरनमेंट तो उसकी ग्रोथ की फैसिलिटेशन होगी और ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है होस्ट में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम वन बाय वन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, ह्यूमन बॉडीज पे, एनिमल में, हर जगह, ठीक है। और वी आर सराउंडेड बाय मिलियन और बिलियन बैक्टीरिया अराउंड अस। इनमें से कुछ माइक्रोब जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजेनिक डिजीज। In our daily life, we eat microbes, we inhale microbes, we swallow microbes, but, but most of the microbes not cause disease. Some bacteria, in which some bacteria are friendly bacteria, जैसा कि हमारे बॉडी पे नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक है। वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा नॉर्मल फ्लोरा कितनी हमारी प्रोटेक्शन करता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया हैं जो के डिजीज कॉज कर सकते हैं और वो क्या कहलाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो हमें इस चीज को जानने की बहुत जरूरत है कि हाउ स्पेसिफिक पैथोजन कॉज डैमेज इन ह्यूमन बीइंग, and also we need to understand how specific pathogen interact with host cell। और होस्ट पैथोजेनिक इंटरएक्शन हमें प्रोवाइड करता है एक वे, एक स्ट्रेटेजी, एक वे प्रोवाइड करता है जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं पैथोजन को कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन और एनी एनिमल और एनी होस्ट से। Host pathogen interaction also tell us how the pathogen multiplying in the host cell, interacting pathogen and damage host cell, whether it is producing certain kind of enzyme, just like exotoxin enzyme and endotoxin enzymes, and produce certain kinds of टॉक्सिन्स, डिफरेंट टाइप्स। अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि एक्सोटॉक्सिन क्या करते हैं बॉडी में, किस वक्त प्रोड्यूस होता है, एंडोटॉक्सिन कब प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा का सारा हमें बताता है कि कौन सा स्टेज पे हमें, किस जगह पे हमें ब्रेक पैथोजन साइकिल को जो है ब्रेकअप करना होता है। और इसके अलावा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में हम ये भी स्टडी करते हैं कि we can target the molecule which are present on the surface of pathogen। अभी इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन में।
इसके अलावा होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन हमें इंडिकेट करता है कि how we can stop pathogen cycle in host cell and what is the most effective way we can stop growth of microbes without damage host cell and how we can overcome with battle of pathogen. आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है आजकल, ठीक है। मोस्टली एंटीबायोटिक जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो है रेजिस्टेंट कॉज करते हैं हम और मरीज को कितनी भी एंटीबायोटिक देते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ अरसे से पैन ड्रग रेजिस्टेंट भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए। हमारे पेशेंट जो है अभी जिन ड्रग से सेंसिटिव होते थे अब वो सारी की सारी रेजिस्टेंट होती जा रही है। तो इस होस्ट पैथोजेनिक इंटरेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसे रीजंस हैं कि जिनसे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि जो हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है। हमें किस तरह से जो है अपने पेशेंट्स को बचाना होता है, किस तरह से ये रिलेशनशिप कायम होते हैं होस्ट के और पैथोजेन के, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। और ये होस्ट पैथोजेन इंटरेक्शन ही हमें बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन पैथोजेन एंड होस्ट सेल। Host parasitic relationship actually it is a type of symbiosis relationship. इसमें क्या होता है between two species ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है बिटवीन टू स्पीशीज, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी हर साइड पे ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एंड ईच साइड ऑफ द बॉडी और ये प्रोटेक्ट करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इज टू टाइप, मे बी इट इज बेनिफिशियल और इट इज हार्मफुल। दोनों के लिए हो सकता है, बेनिफिशियल और हार्मफुल, होस्ट के लिए भी और पैरासाइट के लिए भी। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्या होता है कि टू ऑर्गेनिज्म जिसमें कि आपका पैरासाइट है और होस्ट दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं विद फुल हार्मनी, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, ना तो कोई नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और ना ही कोई हार्म दे रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस। कमेंसलिज्म क्या होता है? पैरासाइट्स drive nourishment, acquired their nutritional requirement to the host cell without causing any harm or causing any benefit to host cell. Like इसकी एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं कि प्लांट है और बटरफ्लाई जिस तरह के हनी को सक कर रहे होते हैं और प्लांट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सारा बेनिफिट कौन गेट करता है? आपका बटरफ्लाई, अदर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, ठीक है। और पैरासिटिज्म ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है। इस टाइप के रिलेशनशिप में ये होता है कि वन स्पीशी जो है वो पैरासाइट को बेनिफिट होता है और होस्ट को डैमेज होता है। और म्यूचुअलिज्म में बोथ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन बेनिफिट, दोनों मेंबर्स को एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशी इन विच both organism can get benefit, like combination of a green algae and fungus. ग्रीन एल्गी क्या करता है? कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को और फूड सप्लीमेशन सप्लाई करता है फॉर एंड ऑक्सीजन फॉर फंगस के लिए। और फंगस क्या करता है एल्गी के लिए? गिव शेल्टर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोवाइड टू ग्रीन एल्गी। तो एक दूसरे की कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स कौन से होते हैं? सही है, हमारी बॉडी पे जो नॉर्मल फ्लोरा होता है जिसमें कि अभी हम बहुत सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन से साइड पे कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है। ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं लेकिन हेल्दी पर्सन में ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते क्योंकि उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इनको एंटर नहीं होने देता। लेकिन जहाँ पे भी होस्ट की इम्यूनो डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम में जरा सा भी कंप्रोमाइज होता है तो जब ये नॉर्मल फ्लोरा अपना काम शुरू कर देता है और इन्फेक्शन कॉज करने का सबब बनता है। पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल हम किस तरह से दे सकते हैं? दो तरह के हमने भी पढ़ा था कि भाई पैरासिटिज्म जो है ये बिटवीन टू स्पीशी के ये रिलेशन एस्टेब्लिश होता है जिसमें से
पैरासाइट जो है वो उसको बेनिफिट होता है और होस्ट डैमेज होता है। तो दो तरह के रिलेशन होते हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट जो है live outside of the host body such as lice, आपने देखा होगा टिक्स, लाइस, एनिमल की बॉडीज पे जो टिक्स होते हैं, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में लाइस होते हैं, ये सारे एक्टोपैरासाइट हैं, सक ब्लड फ्रॉम होस्ट सेल। इसके अलावा एंडोपैरासाइट जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं, होस्ट बॉडी के इनसाइड होस्ट बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल नीमाटोड्स हैं, हुकवर्म्स हैं। हुकवर्म्स बच्चों में आपने देखा होगा कितने वर्म्स के इश्यूज होते हैं, तो ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। And mosquito suck blood from host cell and little damage to host tissue and sometimes cause life threatening infections. नॉर्मल फ्लोरा जो है वो बॉडी में हर जगह मौजूद होता है, ओरल कैविटी में होता है, स्किन पे होता है, लाइक स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड एंटेरोकोकस इकोलाई इन गट। अच्छा, होस्ट क्या है? होस्ट कोई भी हो सकता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ठीक है। एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, जहाँ पे होस्ट ग्रो करता है, सरवाइव करता है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टे कर सकता है। पैरासाइट अभी हमने पढ़ा, lives on within a host organism, they cause disease in host cell, it's called as parasite. पैथोजन, पैथोजन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, वो पैथोजन कहलाते हैं। एंड द पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे वो डिजीज कॉज कर सकता है एंड अदर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में। व्हाट इज कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड ऑफ द बॉडी। आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको डिफरेंट टाइप्स की डिवाइस जो हैं वो लगी होती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उनको लगी होती हैं, लाइक सेंट्रल लाइन, कैथीटर्स, आईवी कैन्यूला, ड्रेन्स। तो उन साइट्स पे ये ऑर्गेनिज्म अपनी ह्यूज नंबर ऑफ कॉलोनीज बना लेते हैं, वहां ग्रो करते रहते हैं, लेकिन उस वक्त ये कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, बस मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से इनकी इन्वेजन हो जाए, इंटर हो जाए ब्लड वेसल्स में, तो ये फिर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंट फ्लोरा कौन से होते हैं? ट्रांजिएंट फ्लोरा कौन से होते हैं? रेजिडेंट फ्लोरा वो फ्लोरा होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी पर होते हैं, जो हमारी बेनिफिशियल भी होते हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। अगर कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको ये वहां पे रुकने नहीं देते। ट्रांजिएंट फ्लोरा, ऐसे माइक्रोबायोटा, ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम टेम्पररी ऑक्युपाई करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं अपने सराउंडिंग से। जैसे अगर सपोज हमारे पास पेशेंट एडमिट है और वो किसी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म के साथ एडमिट हुआ है, हमने विदाउट हैंड हाइजीन उसकी सराउंडिंग को टच किया, फाइल्स को टच किया, लाइंस को टच कर लिया, तो हम वहां से जो है वो एक्वायर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होती है और अगर इसमें हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए जाएं तो इससे बहुत ज्यादा आउटब्रेक्स का ये सबब भी बन सकते हैं। रिजर्वायर क्या है? एक ऐसी जगह, any person, plant, soil, or any substances in which infectious microbes normally lives and multiply and can survive for long period of time. क्लियर है टर्मिनोलॉजी? इसमें कोई इशू तो नहीं है? आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? विरुलेंस क्या है? Degree of pathogenicity of microorganism agent. Positive agent cause disease. It involve 3 steps होते हैं virulence के। क्या क्या है? adherence, किस तरह से बैक्टीरियल एजेंट या माइक्रोबियल एजेंट होस्ट सेल के साथ स्टिक होता है और किस तरह से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, इंसर्ट होता है, और टॉक्सिजेनिसिटी किस तरह से जो है वो डैमेज शुरू करता है, ठीक है।
अडेरेंस एक ऐसा प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया स्टिक टू द सरफेस ऑफ होस्ट सेल। देखें, जब भी बैक्टीरिया कैसे एंटर होगा, उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं होस्ट सेल के साथ, कि होस्ट सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं नेचुरली कि कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिससे बैक्टीरिया अटैच होता है। अब बैक्टीरिया का जो सेल है वो किसी ना किसी चीज के साथ तो अटैच होगा ना, सरफेस रिसेप्टर के, जो होस्ट सेल के रिसेप्टर्स हैं। तो कौन कौन से इसमें नेचुरली एक इनके स्ट्रक्चर में होता है, जैसे फिम्ब्री है, बैक्टीरिया है फिम्ब्री लाइक hair like structure that are present on outer surface of bacteria। ठीक है, इसकी पिलाई की वजह से ये रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, बाइंड करता है होस्ट सेल के साथ। ठीक है, इसके अलावा इन अदर मटेरियल इज कैप्सूल। कैप्सूल इज अ स्टिकी पॉलीसेकेराइड मटेरियल। हमने पढ़ा था ना पॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपोजिशन में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है। तो पॉलीसेकेराइड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया जैसे कैप्सूल जो है, इसके थ्रू बैक्टीरिया होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वायरसेस हैं उसमें कैप्सिड स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स जो हैं वो मैं आपको ये आप देख रहे हैं, ये सारी स्पाइक्स होती हैं जिससे ये होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है। ठीक है, अब इन्वेजन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस by which bacteria or parasite, any parasite enter into the host cell and spread in the body and multiply in the body। और नेचुरली ये हमारे पास इतने सारे बैरियर्स होते हैं जिसमें के स्किन है, सही है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये सारे के सारे हमारी अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये बैरियर दिए गए हैं कि जब हम इतने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में घिरे हुए, तो हमारे पास कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं कि जो इन ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकते हैं सरफेस पे। टॉक्सिजेनिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस टॉक्सिन। डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है और उन सब का अलग अलग काम होता है। एक्सोटॉक्सिन अलग काम करता है, कुछ सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को जो है वो डैमेज कर देते हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, कुछ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स को फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में करते हैं, सही है। अच्छा, अब हम पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि ह्यूमन बॉडी ऑल ओवर द बॉडी कवर्ड विद नॉर्मल बायोटा, नॉर्मल फ्लोरा। और ये नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हमारी प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, और अगर किसी तरह से होस्ट का इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म अगर डैमेज होता है, वीक होता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है, तो यही नॉर्मल फ्लोरा अगर किसी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाए ब्लड में, तो ये फिर वहां पे इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। एंट्री किस तरह से हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होस्ट सेल में, स्किन से, नोज से, आई से, माउथ कैविटी से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, जहां जहां नॉर्मल फ्लोरा है वहां से एंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हेल्थ केयर सेटिंग में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट आपने देखा होगा वहां पे विजिटर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जो कि कफ भी कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो हम माइक्रोब्स को जो है वो इस तरह से इनहेल भी कर लेते हैं। या हेल्थ केयर वर्कर हैं अगर, तो उनको नीडल ब्रेक हो जाए, सही, तो इस तरह से, और या कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, इससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से हो सकता है। और डिफरेंट टाइप्स के फंगाई जो कि स्किन पे होते हैं उस वो भी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, there are multiple portals of entry for microorganism in human beings and animals। स्किन में हमारे पास कौन कौन से ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा स्किन में कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स लाइक एपिडर्मिस एंड सेकंड पार्ट इज डर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो इट इज इन एसिडिक इन नेचर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अटैच हो जाते हैं स्किन पे और हम इनको किस सिंपल सोप एंड वाटर से वॉशिंग करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी
किसी पेशेंट को लाइन पास करने जा रहे होते हैं या कैनुलेशन करने जा रहे हैं या फिर कैथेटराइजेशन करने जा रहे हैं, तो हम स्किन की डिसइंफेक्शन करते हैं, वॉश क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, सोप एंड वाटर से, ताकि वहां का जो फ्लोरा है वो रिमूव हो जाए और किसी भी तरह से बॉडी में एंटर ना हो सके और इन्फेक्शन कॉज ना हो सके। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। आर्थ्रोपो जी कासिम, आर्थ्रोपोड बाइट जो है आपके जो है इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके ये हैं मॉस्किटो हैं, टिक्स हैं, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड बाइट में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, डर्मिस में क्या होता है? डर्मिस से आप जो सेकंड लेयर हमारे पास स्किन की है डर्मिस, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो कि एज अ बैरियर का काम करती है, इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देती, बॉडी में सेट नहीं होने देती हैं। हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड एंड सिक्रीट सीबम। और क्या करते हैं? ये मेंटेन रखते हैं बॉडी की पीएच को 3 to 5 के दरमियान में, और इस तरह से रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइक माइक्रोबियल फ्लोरा, जैसे कि हमारी स्किन पे होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस एंड प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है। अगर ये फ्लोरा किसी भी तरह से इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, लाइक पीएच कम हो जाती है, जो ये पीएच है इससे अगर कम हुई या ज्यादा हुई, तो वो कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होगी। अगर इसकी पीएच, ये पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, टेम्परेचर, पीएच, ये इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि हेलोफाइल है, साइक्लोफाइल है, ये किन किन टेम्परेचर्स पे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो के डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट पीएच पे ग्रो करते हैं। अगर टेम्परेचर और पीएच उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी तो वो रैपिडली ग्रो शुरू करेंगे। तो अगर ये एपिडर्माइडिस वैसे तो कुछ नहीं कर रहा होता स्किन पे, लेकिन अगर ये ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस हो जाए, अगर हमने स्किन जो है क्लीन नहीं की, डिसइंफेक्ट नहीं की, वॉश नहीं की, और हमने ऐसे ही प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया और किसी को भी अगर आईवी कैनुलेशन की है हमने, तो हम इस तरह से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन कहाँ कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट में, और ये सारे के सारे बैरियर का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट होने ही नहीं देते, सही है। देयर आर टू स्ट्रेटेजी फॉर दैट, फॉर इसके लिए है डायरेक्ट अपटेक होता है, एंटीजन सैंपलिंग एक्सप्लोइटेशन प्रोसेस, किस तरह से जो है वो ये रोक सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरह काम करती है, सही है। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से अटैच होता है, हमें ह्यूमन बीइंग के सेल पे कुछ रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको रिकग्नाइज करता है कि मुझे इसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, ठीक है। बाइंड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? सिक्रीट इन्वेसिन एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेसिन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और वो उस एंजाइम का क्या काम होता है? ये सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, डैमेज करता है, और इस तरह से इंटर हो जाता है होस्ट सेल में। जब ये होस्ट सेल में इंटर हो गया, फिर क्या करेगा? जाके इंटर होने के बाद वेसाइकल, जो होस्ट सेल का वेसाइकल है साइटोप्लाज्म में, उसके साथ जाके ये अटैच हो जाता है। उसके बाद लाइसोसोम, होस्ट सेल का अपना जो मैकेनिज्म है, लाइसोसोम एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और वो लाइसोसोम एंजाइम डिग्रेड कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको किल कर देता है वहीं पे, और जो भी डिब्रीज है या डेड मैटर है वो रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अगर एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस नहीं हो, ये प्रोसेस नहीं हो, तो फिर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है, डिजीज कॉज कर देता है, ठीक है। एक्सोटाइसोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें विजाइकल फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज कर देता है जो भी फॉरेन एजेंट ट्रैप हुआ, उसको रिमूव कर देता है आउटसाइड ऑफ द सेल। और एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, वो उसको एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है।
और उसके बाद सेल में ले आते हैं और यहाँ से इसको डिग्रेड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर ये दोनों प्रोसेस ना हो तो फिर क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस अगर नहीं हो तो फिर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जहां पे भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वीक होता है, कंप्रोमाइज होता है वहां पे। जी, डायरेक्ट अपटेक में ये होता है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस तरह से, देखिए एक तो होस्ट सेल है, ठीक है, और एक हमारा फॉरेन एजेंट है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ वो कैसे अटैच करेगा, तो होस्ट सेल के पास नेचुरली ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल सरफेसेस पे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, उसके साथ ये एंटीजन इसको रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है उसके साथ जाके, ठीक है। फिर वहां पे जब इसने बाइंड कर लिया तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्वेसिव एंजाइम को प्रोड्यूस किया, उसने उसके बाद इसकी प्रोडक्शन हुई और उसने सेल मेम्ब्रेन, जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है, उसको डिग्रेड कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या, ब्रेक करने के बाद सेल मेम्ब्रेन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सेल में इंटर हो गया, ठीक है। फिर जब ये वेसिकल में इसकी एंट्री हो जाती है तो फिर होस्ट सेल का डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, ब्रेक कर देगा, किल कर देगा माइक्रोऑर्गेनिज्म को, और इस तरह से जो भी डिब्रीज है, जो भी डेड मटेरियल है, उसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए से उसको रिलीज करेगा, या एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वेसिकल की फ्यूजन हो जाती है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और उसके बाद जो भी कंटेंट, जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो रिलीज हो जाते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, सही। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इंगल्फमेंट हो जाती है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, पार्टिकल हैं, सही है, वो सेल के अंदर इंगल्फ होते, खा लेते हैं उसको हमारे मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, और फिर सेल से बाहर इसको रिमूव कर देते हैं। क्लियर है अनम? अच्छा, एंटीजन सैंपलिंग एक्सप्लोइटेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, जब बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं होस्ट सेल में, ठीक है, तो जो हमारे मैक्रोफेजेस सेल हैं विद इन ऑफ द एपिथेलियल सेल के, ये बैक्टीरिया को लिम्फ नोड में लेकर लिम्फ नोड में ले आते हैं। लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पर है, जस्ट बिलो द इंटेस्टाइन, एंड वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, एंड इम्यून सेल्स आर प्रेजेंट वहां पे, और वो इसको वहां इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। दो तरह से ये प्रोसेस होता है। आइज में किस तरह से, अब डिफरेंट बॉडी साइड्स पे डिफरेंट टाइप्स के अगर बैक्टीरिया अगर अटैक करते हैं तो वो किस तरह से वहां पे उनको रोका जा सकता है। दे आर मॉइस्टन कंटिन्यूअसली विद टीयर्स। आइज जो है हमारी, कौन से एंजाइम्स होते हैं वहां पे, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, एंट्री को लिमिट कर देते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंसर्ट नहीं होने देते। लाइसोजाइम इंटरेक्शन ये होता है कि इनको जैसे ही बैक्टीरिया अटैक करता है, ये इसको इनकी एंट्री को लिमिट कर देते हैं, या इनको अंदर आने ही नहीं देते, इनको किल कर देते हैं। माउथ कैविटी में आप देखें कि जब माउथ कैविटी हमारी स्टेराइल एट बर्थ, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता उस वक्त, लेकिन 4 to 12 आवर्स आफ्टर बर्थ बर्ड colonized with staph evidence and aerobic and some aerobic and anaerobic bacteria, staphylococci, diphtheroid, actinomyces और maybe yeast, colonized with yeast, ठीक है। क्या होता है, जो भी गम्स हैं इनके साथ स्टिक होकर ये रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सलाइवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इनको इंटर होने से रोकती हैं, मॉइस्ट रखती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस तरह से इनको रोका जा सकता है, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक, उसमें क्या क्या चीज है, म्यूकोसिलियरी ब्लैंकेट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रैप करता है फॉरेन एजेंट को, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है और सीलिया होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सही है, और किल कर देते हैं, उसके अलावा उसको वहां से बाहर निकाल देते हैं। तो लाइसोजाइम इस पे एक्ट करता है, और तो विद द हेल्प ऑफ दिस सीलियर मूवमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव फ्रॉम द सेल। इन्फेक्शन कब होगा,
जब किसी भी वजह से म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट जो है अपना काम करना छोड़ दे, ये लाइसोजाइम अपना काम ना करे, ठीक है, जहां पे भी अगर इसमें थोड़ा सा भी डिफेंस मैकेनिज्म हमारा वीक हुआ तो हमारे जो है इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर ये वायरल इन्फ्लुएंजा कॉज कर सकता है, और मल्टीपल इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकते हैं इस तरह से। नोज में क्या होता है, माइक्रोफ्लोरा ऑफ नोज में पता है कि नोज में ग्राम पॉजिटिव फोक्साई, सही है, स्किन पर भी होते हैं और मोस्टली नोज में जो है ये एज अ माइक्रोबियल नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर ये रहते हैं, सही है। अगर और यहाँ पे नोज में आपने देखा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। अच्छा, अगर हमें इसलिए कहा जाता है कि भाई आप क्लीनिंग रखें, ठीक है, और जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, आपने कहीं भी किसी भी पेशेंट्स में एमआरआईसी की आउटब्रेक होती है तो उस एरिया के जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके नोज स्वैब किए जाते हैं, एक जिला से स्वैब लिए जाते हैं, और देखा जाता है कि कहीं यहाँ पे आउटब्रेक जो है वो हेल्थ केयर वर्कर में तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो फिर उनको पूरा ट्रीट किया जाता है, इम्प्रेसिन ऑइंटमेंट दिया जाता है उनको, और इसके अलावा क्लोरहेक्सिडिन बाथ का उनको एडवाइस किया जाता है विद इन 1 वीक तक। तो ये सारी की सारी जो है इस तरह से अगर हम जरा सा भी डिफेंस मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज करता है तो इन्फेक्शन जो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किस तरह से ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो सकती है, वाया कंटेमिनेटेड फूड को अगर इंजेस्ट कर लिया है या कंटेमिनेटेड वाटर को इंजेस्ट कर लिया है, खा लिया है, तो उससे भी ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। वहां पे क्या होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, वहां पे जो एसिड प्रोडक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसकी प्रोडक्शन होती है और उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, ठीक है। म्यूसिन लेयर होती है, कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिडिक पीएच। अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म अगर अपना काम नहीं करेगा सही से या कंप्रोमाइज किया तो पैथोजन कैन रेजिस्ट होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, तो वहां पे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और देखिए कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्टमक में हमारे पास लैक्टोबैसिलाई होता है नॉर्मली, और ड्यूडेनम में जिजीनम में एंटेरोकोकाई, आपने देखा होगा कि बीआरई किसी की यूरिन सीएस में ब्लड सीएस में बीआरई है, यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अगर ब्लड स्ट्रीम में ये इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लाइक पेरिफेरल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, मैनी वूंड इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। हर बॉडी साइड पे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया जो हैं वो कोलोनाइज होते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में किस तरह से हमारा ये काम करता है, हमें पता है कि किडनी एंड ब्लैडर इंटेस्टाइन may become contaminated with the micro present in the lower urethra, तो अगर लोअर यूरेथ्रा में होंगे तो ये कंटेमिनेट हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन वेजाइना जो है वो लैक्टोबैसिलाई जो है वहां पर होते हैं जो कि मेंटेन रखते हैं लो पीएच वेजाइनल सेक्रेशन को जेनिटल्स में, और प्रिवेंट करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। अगर ये किसी तरह से भी रिड्यूस हो जाए लैक्टोबैसिलाई तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कैंडिडा एल्बिकेन ग्रो कर जाए। और एक और रीजन ये होता है कि जो फीमेल्स हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ द यूरेथ्रा एंड प्रोक्सिमिटी ऑफ द यूरेथ्रा तो वेरी क्लोज होता है एनएस से, तो इस वजह से भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिसाल ग्रो करते हैं। अब हम पढ़ लेंगे इन्फेक्शन क्या होता है और इस तरह से ये जो इन्फेक्शंस हैं उनको हम कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है, नेट डिफेंस मैकेनिज्म है और एडॉप्टिव है वो किस तरह से काम करेंगे, सही है। हमें पता है कि भाई पैरासाइट या कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ, ग्रो किया, मल्टीप्लाई किया और डिजीज कॉज कर दी। डिजीज कॉज करने से पहले का जो है वो इन्फेक्शन कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, ग्रो हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, अभी डिजीज कॉज नहीं हुई है और इसको कहेंगे इन्फेक्शन, सही है। और ये पूरा प्रोसेस जो है जो कि ऑर्गेनिज्म और डिजीज कॉज हो गई पैथोजेनिसिटी कहलाता है, और जो ऑर्गेनिज्म जो भी
ये काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे पैथोजन। हमारे पास 3 तरह के जो है बैरियर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिनसे एंटर नहीं हो सकता बॉडी में। एक तो हमारे पास सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किए फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा कि हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक एसिड है, लाइसोजाइम टीयर्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर इस तरह इसमें जरा सा भी कोई इन्फेक्शन इसको क्रॉस करके आगे पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी काम करती है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड बाय बर्थ नेचर। मैक्रोफेजेस हैं जिसमें न्यूट्रोफिल काम करते हैं, सोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, कंप्लीमेंट सिस्टम इस पे वर्क करता है। और किसी तरह से अगर ये भी अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा, तो फिर अगर पैथोजन एंटर हो जाता है सेल में और सेल का एक्सपोजर हो जाता है पैथोजन के साथ, तो फिर सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी काम करती है। यानी कि जैसे अगर किसी का हेपेटाइटिस बी की नीडल प्रिक हो गई है, तो विद इन 24 आवर्स हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं, तो फिर ये हमारी एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के तौर पे काम करेगा। या वैक्सीन दे देते हैं अगर किसी को, तो भी। होस्ट डिफेंस किस तरह से काम करेगा, कैन बी प्रिवेंट इंटायरली। जब ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, इन्फेक्शन डज अकर, द डिफेंस में स्टॉप द प्रोसेस बिफोर डिजीज इज अपेरेंट। डिजीज के अपेयर होने से पहले, जाहिर होने से पहले, ये उसको वहीं रोक देगा, सही, डिजीज कॉज करने ही नहीं देगा। तो मैंने उसमें पढ़े थे कि भाई इननेट डिफेंस भी काम करेगा इसमें, और इंड्यूसिबल डिफेंस। इंड्यूसिबल डिफेंस कब काम करता है, कि जब इननेट जो है वो अगर किसी तरह से स्किप हो गया और फॉरेन एजेंट आगे चला गया, तो फिर हम, या फिर ऐसा होता है कि इननेट जो है वो इनिशियली जैसे ही ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, उसको वहीं पे मैक्रोफेजेस उन्होंने ट्रैप किया। इसके अलावा इंड्यूस जब होगा, जब किसी भी डिजीज से एक्सपोजर हो गया है, सही। इनेट इम्यून सिस्टम में सर्टेन सेल्स होते हैं जो कि मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस हैं, ये सारे के सारे डेंड्रिकल सेल कहलाते हैं, ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर्स इनको कहते हैं। ये बाइंड कर जाते हैं पीएमपीज। पीएमपीज स्टैंड फॉर पैथोजन एक्टिवेटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, सही, इसके साथ बाइंड कर जाते हैं और फिर सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं डायरेक्ट अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। लाइक फेगोसाइटोसिस जैसे होती है इंटरसेलुलर किलिंग बाय डेंड्रिकल सेल। सेल में जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फेगोसाइट इंगल्फमेंट हो जाती है, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस इसको काम, ये काम अंजाम देते हैं। इसके अलावा एडॉप्टिव इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है, जैसे कि सेल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी काम कर रही थी, रिकग्नाइज कर रही थी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, और इसके बाद सेलुलर रिस्पॉन्स था, साइटोटॉक्सिक सेल और टी लिम्फोसाइट की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये वहीं पे ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल कर देते हैं, उसको इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देते। फिर इसके बाद अगर वहां से ये जाते हैं, तो फिर लिम्फेटिक टिश्यू हमारे, लिम्फेट हमारा काम करता है, ठीक है, और इन्फेक्शन फाइट करता है लिम्फ नोड। और जब लिम्फ नोड के क्लोजली ये काम हो रहा होता है, तो लिम्फ नोड क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्वेल अप होते हैं, ठीक। और तो आपने देखा होगा कि किसी को टॉन्सिल्स होते हैं, तो टॉन्सिल्स में क्या होता है कि एकदम से उसके जो है वो टॉन्सिल्स जो इस साइड पे स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये वहां पे जब ये फाइटिंग हो रही होती है पैथोजन की और लिपोसाइट्स की, तो फिर इसके बाद ये फॉरेन मटेरियल जो भी है वो उसको रिमूव कर देते हैं। और अगर सिस्टम अगर किसी तरह से वीक हो जाए, तो फिर जो पैथोजन है वो डिजीज कॉज कर देता है। इसके अलावा thymus and spleen also play an important role in lymphatic system.
ये एक रियल सोल्जर्स का काम करते हैं और फाइट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। इनेट इम्यूनिटी जो है उसमें हमारे जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस सेल हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये आते हैं एक्चुअली, जो बाय बर्थ हमें एक्वायर्ड होते हैं। और वैक्सीन आएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जैसे कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी, जैसे अगर एक्सपोजर हो जाए पैथोजन से, लाइक अगर हमने जैसे एग्जांपल दी थी कि हेपेटाइटिस बी की अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर की वैक्सीन नहीं, हेल्थ केयर वर्कर की वैक्सीन नहीं है, उसे नीडल प्रिक हो गई है, कट लग गया है, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, जब एक्सपोजर हो गया पैथोजन के साथ, तो उस वक्त हम जो वैक्सीन करेंगे या इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे तो वो उसमें आएगी, वो एडॉप्टिव और एक्वायर्ड में आएगी। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया की विरुलेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन होते हैं और एंडोटॉक्सिन होते हैं। एक्सोटॉक्सिन हीट लेबाइल प्रोटीन्स होती हैं और ग्रो करती हैं जहाँ पे बैक्टीरिया का सेल ग्रो कर रहा होता है, उसके आउटसाइड सराउंडिंग में ग्रो जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है और इसके साथ साथ एक्सोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छा, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें एबीटॉक्सिन होता है। एबीटॉक्सिन का क्या फंक्शन होता है? टॉक्सिन ए जो है ये एक एंजाइम होता है जो कि डिस्टर्ब कर देता है सेल एक्टिविटी को, सेल को सही से काम नहीं करने देता, सही है। और जबकि बी टॉक्सिन क्या करता है, बाइंड कर जाता है सरफेस रिसेप्टर के साथ, फिर ए जो है वो बी को अपने साथ लेकर आता है और ये जो है सेल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको सही काम नहीं करने देते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिना एंड टेटनस टॉक्सिन। देखें, यहाँ पे आपको पूरा समझ आएगा कि ए जो है वो किस तरह से इसने इसको किया और ये बाइंड करके फिर रिसेप्टर के साथ आए और इससे एंटर हुए सेल के अंदर, और फिर ये आके सेल में एंटर हो गए और इन्होंने प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसको ब्रेक करना, इनहिबिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेल फंक्शन डिस्टरबेंस कर देते हैं एक्सोटॉक्सिन। इसके अलावा मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्टिंग टॉक्सिन्स, ये भी एक्सोटॉक्सिन का पार्ट होता है। और ये कब, इट कॉज लिसिस ऑफ द होस्ट सेल बस डिस्टर्बिंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को खत्म कर देते हैं, ठीक है। दो सब टाइप होती हैं। फर्स्ट इसका पोर्शन जो है वो बाइंड करता है वो सेल के कोलेस्ट्रॉल पोर्शन के साथ, सही है। और फिर ये क्या करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोर फॉर्मेशन कर देता है, होल कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें इनसाइड जो है बहुत ज्यादा ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, फ्लूइड बहुत ज्यादा जो है ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है और रप्चर हो जाता है वो सेल, इस तरह से डैमेज करता है। इसकी दो बहुत अच्छी एग्जांपल है, तो ल्यूकोसाइटिस, फेगोसाइटिस, ल्यूकोसाइटोसिस, किस तरह से एंगल्फमेंट होती है। इसके अलावा हेमोलाइसिस होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई की जब भी पायरोजेनिस के इन्फेक्शन होते हैं तो आरबीसीज की रप्चर जो होती है वो एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से होती है। देखें, इस तरह की पोर फॉर्मिंग बन जाती है और सारा का सारा फ्लूइड लीक आउट हो जाता है और स्वेल जो है ये सेल स्वेल अप होता है और इस तरह से सेल डेथ हो जाती है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए कि एक्सोटॉक्सिन करता क्या है, सेल में जाके किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो सेल को डैमेज कर सकता है और कौन से लेवल पे, मतलब प्रोटीन को पे काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल पे उसको कर रहा है या विजाइकल के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको उसका बेसिक होना चाहिए। सुपर एंटीजन क्या होते हैं? दे आर बैक्टीरियल प्रोटीन दैट कॉज
प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल, ये क्या करते हैं, टी सेल की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे साइटोकाइंस बहुत ज्यादा एक्सेसिव उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से फीवर हो सकता है, आपने देखा होगा फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, शॉक, डेथ भी हो सकती है समटाइम्स। ये सारे के सारे एक्सोटॉक्सिन की वजह से हो रहा होता है। एंटीरोटॉक्सिन क्या होता है, एंटीरोटॉक्सिन प्रोटीन एक्सोटॉक्सिन रिलीज बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट टारगेट इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, प्रोडक्शन टॉक्सिन्स की। क्या होता है कि जो एंटीरोटॉक्सिन की इंक्रीज होता है, और ये जब बहुत ज्यादा इंक्रीज अमाउंट में जब इनकी प्रोडक्शन होती है, तो ये क्लोराइड आयन को इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा इसको बढ़ा देते हैं, आयन चैनल का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से सिक्रेटरी डायरिया होता है। और इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस और इकोलाई, ये दो बैक्टीरिया की स्पीशी हैं जो कि एंटीरोटॉक्सिन को जो है वो प्रोड्यूस करने का इनमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। आपने देखा होगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक विब्रियो कोल्रा भी के बाद एक जो हमारा टॉपिक है विब्रियो कोल्रा, दो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ सूडोमोनास और विब्रियो कोल्रा में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टॉक्सिन प्रोडक्शन होती है। तो जब आयन चैनल बहुत ज्यादा, क्लोराइड आयन चैनल की बहुत ज्यादा परमेबिलिटी बढ़ जाती है और इस तरह से वाटर फ्लू हो जाता है, सिक्रेटरी डायरिया जो है वो कॉज होता है एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से। और देखा है आपने विब्रियो कोल्रा में किस तरह वाटर लॉस होता है, वो ये आयन चैनल की परमेबिलिटी की इनके चेंजेस की वजह से होता है बहुत ज्यादा। सही। एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं, ये दे आर दी पार्ट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपने देखा होगा एक्सोटॉक्सिन में ज्यादातर कौन से बैक्टीरिया थे, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, और एंडोटॉक्सिन ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड व्हिच इज रिलीज व्हेन डेड सेल लाइज इन ब्लड, सही है, जब बैक्टीरिया का सेल जो है बैक्टीरिया डेड हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मैक्रोफेजेस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, साइटोकाइंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, चिल्स होती है, फीवर, पेशेंट जो है वो शिवरिंग के साथ आ रहा होता है, फीवर, और जो है सम टाइम जो है वो शॉक और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बैक्टीरियल सेल के जो है वो एंडोटॉक्सिन सराउंडिंग प्रोडक्शन हो रही है, ठीक। अच्छा, ये सारी की सारी तो थी अभी के होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। अभी छोटे छोटे से वीडियो क्लिप्स हैं 5-5 6-6 मिनट के, आप वो आप लोग देख लें, फिर उसके बाद हम जो है वो ब्रेक ले लेंगे 15 मिनट की। उसके बाद भी हमारे दो ऑर्गेनिज्म हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, सूडोमोनास, उसको थोड़ा हम डिटेल में करेंगे, उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद विब्रियो कॉलरा, किस तरह से विब्रियो कॉलरा जो है वो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, किस तरह से वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक। जी और फिर हम ये जो है एक्सोटॉक्सिन का आपको एक्शन आपको, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये इसमें 3 तरह के टॉक्सिन काम करते हैं, सही है। ए बी टॉक्सिन है, आपने देखा होगा कि जो है ये देखें, एक्सोटॉक्सिन जो है वो 3 टाइप्स के एक्सोटॉक्सिन होते हैं, और तीनों के अलग अलग काम होते हैं हमारे, ठीक है। ये क्या करता है, टॉक्सिन ए डिस्टर्ब कर देता है सेल एक्टिविटी को, सेल को सही से अपने काम परफॉर्म नहीं करने देता है, और एक्सोटॉक्सिन बी सेल रिसेप्टर के साथ, जो होस्ट सेल का रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड कर जाता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, और फिर जो है सेल को सही से उसकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देता। और ये ज्यादातर कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि टेटनस में आपने देखा होगा, ये दोनों एक्सोटॉक्सिन यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है।
सेल एक्टिविटी को ये दोनों के दोनों मिलके खराब कर देते हैं, सेल को सही से काम परफॉर्म नहीं करने देते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा देखें किस तरह से ए बाइंड हुआ इसके साथ और फिर बी रिसेप्टर, ये दोनों मिलकर रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए और फिर ये इंसर्ट हो गए। ठीक है, इंसर्ट होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रोटीन ट्रांसलेशन, जो होस्ट सेल की प्रोटीन ट्रांसलेशन होती है, उसको रोक दिया। तो ये इस तरह से यहाँ पे अपना काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा, लिसिस ऑफ होस्ट सेल को जो है वो डैमेज कर देते हैं। किस तरह से? होस्ट सेल में जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको ये जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, इसको इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं करने देते। ठीक है, क्या करते हैं कि जो मेम्ब्रेन, जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है, इसका कोलेस्ट्रॉल पोर्शन जो है, ठीक है, उसके साथ बाइंड कर जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल कर देते हैं, वो सारे होल कर देते हैं, सुराख हो जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, लीक आउट हो जाता है। सही है, तो ऑस्मोलिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सेल के अंदर में, तो सेल बर्स्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो ये एक्सोटॉक्सिन की वजह से ये सारे काम हो रहे होते हैं। ठीक है, और एंडोटॉक्सिन का भी आपको बता दिया कि एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं। इसके अलावा जो है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब हम छोटी सी वीडियो क्लिप्स हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है आ, हम 15 मिनट के आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा। ब्रेक के बाद फिर हम ऑर्गेनिज्म जो है तो वो कर लेंगे। ठीक है, अभी वीडियो सेशन है 5 5 मिनट्स के हैं, तो वो With so many organisms living on Earth, living things are bound to interact with one another. Symbiosis is a close relationship between two species. One type of interaction is called mutualism. An example of mutualism exists between honeybees and flowers. Flowers provide nectar to the bees. The bees use the sugar-rich liquid to make honey. But as the bee flies from flower to flower, tiny grains of pollen get stuck to the bee. The bee moves the pollen without even knowing it, and pollen is necessary for flowers to reproduce. In this relationship, both species benefit. The bees get nectar and the flowers get pollinated. Another relationship is called commensalism. This interaction takes place when the sharks and remorae live together. Remorae use sucking discs on their heads to attach themselves to sharks. The sharks are powerful swimmers and do not even notice that the remorae are there. However, the remorae benefit from this relationship. The fish get a free ride, and they also get protection.
Also, the remora feed on scraps that are left over by the shark. In commensalism, one species benefits, and the other is neither helped nor harmed. The last symbiotic relationship is called parasitism. An example of this relationship exists between humans and mosquitoes. The insects land on and take blood from humans. The mosquito benefits as it uses the blood for energy. The human or host is harmed in this relationship, as blood is needed, and the human could become infected with disease. In parasitism, one species benefits and the other is harmed. Mutualism, a relationship where both species benefit. Commensalism, one species benefits and the other is neither helped nor harmed. Parasitism, one species benefits and the other is harmed. Symbiosis. So we're in the ocean of Southeast Asia and getting ready to search for a fish that lives in a place so dangerous that most other fish won't even come near it. Ready? Let's go diving. And after a bit of searching, I finally found it. The clownfish, or anemone fish as it's also called. The beautiful tentacles of the anemone are actually deadly to most fish. The tentacles have stinging organs called nematocysts, which fire tiny darts into fish that brush by. This stinging ability protects anemones from predators and helps them capture prey for food. But how can clownfish hide in such a dangerous place? Well, that's because clownfish have a symbiotic relationship with anemones that is so important that clownfish are almost always found among anemones. Symbiotic relationships are interactions between two species that can benefit either one or both species. Symbiotic relationships are divided up into three major categories. Parasitism benefits one species while the other is harmed. Like ticks, for example. There are many examples here in the ocean. Take parasitic fish lice, for example, that cling to a host fish and feed on its body fluids. Amazingly, fish will sometimes find a cleaner fish or a cleaner shrimp to help remove the parasites from their scales, mouth and gills. When this happens, a mutualistic relationship is formed between the fish and the cleaner organism. Mutualism is a symbiotic relationship in which both species benefit from the relationship. This bird here eats the tick, which benefits the cow. In our fish example, the host fish is clean off its parasites and the cleaner fish gets a free meal. Both species benefit, but not the sea lice anymore. Hey, I already brushed my teeth today. The third symbiotic relationship is commensalism. Commensalism benefits one organism, but the other one is neither harmed nor helped. You might have had a bug hitchhiking on you at some point without knowing it. An example here in the ocean is when remoras hitch a ride on sharks, big rays or turtles. The remora attaches itself with a disc on its head and then hitch a ride and feed off the food scraps that the host animal leave behind. So the sharks are not affected by the remoras being there, but the remoras get a free ride and a free meal. Sounds good to me. So back to our clownfish. Clownfish are protected from predators by living among anemones, and in exchange the clownfish chase away fish and other animals that could harm the anemone. What kind of symbiotic relationship is this? That's right, mutualistic. Okay, but we still have one important question to answer. How can the clownfish be immune to the anemone sting? Well, a clownfish must first get used to its host anemone by developing a protective mucus coating. Kind of like when we use sunscreen. And there are two possible explanations for how this happens. The first explanation is that the clownfish secretes its own mucus, which lacks the substance that makes the anemone fire its stinging nematocysts. It's as if the clownfish had a protective force field or invisible cape. And the second explanation is that the clownfish uses mucus produced by the anemone. The unprotected clownfish initially touches the anemone with its fins, even getting stung slightly at first, but over time gains the protective mucus coating.
symbiotic relationships happen everywhere, even in our own bodies. Did you know that every time you eat yogurt, you're actually filling up your digestive tract with symbiotic bacteria? That's right, you become the host for these natural bacteria, and they help you process and digest the food that you eat every day. Alright, so next time you go outside, stop and look around and see how many symbiotic relationships you can spot around you and record what they are. And remember, never stop exploring your world. Our body has a powerful army that protects it from various types of threats. These threats can come in the form of mechanical injuries, the entry of germs, or the entry of other foreign particles like dust. This personal army is called the immune system. Every day, we encounter a huge number of bacteria, viruses, and other disease-causing organisms. However, we don't fall ill every other day, which is due to our immune system, an army of cells that is always roaming our body, ready to ward off any attack. The immune system can be broadly divided into two parts, innate and adaptive immunity. Innate immunity, or non-specific immunity, is the body's first natural defense to any intruder. This system doesn't care what it's killing. Its primary goal is to prevent any intruder from entering the body, and if it does enter, then the immune system neutralizes this intruder. It doesn't differentiate between one pathogen and another. The first component of this defensive system is our skin. Any organism trying to get into the body is stopped by the skin, our largest organ, which covers us. Secondly, there is the mucous lining of all our organs. The sticky, viscous fluid traps any pathogens trying to get past it. These are the two physical barriers. However, we also have chemical barriers, such as the lysozyme in the eyes or the acid in the stomach, which can kill pathogens trying to gain entry. The genitourinary tract and other places have their own normal flora or microbial community. These compete with pathogens for space and food, and therefore also act as a barrier. The next line of defense is inflammation, which is done by mast cells. These cells are constantly searching for suspicious objects in the body. When they find something, they release a signal in the form of histamine molecules. These alert the body, and blood is rushed to the problem area. This causes inflammation and also brings leukocytes, or white blood cells, which are soldiers in our body's cellular army. Once they come, all hell breaks loose. Sometimes, however, the intruder may not be a germ, but rather a harmless thing like a dust particle. The body still causes a full immune reaction to this intruder, which is how allergic reactions occur. In the fortress of our body, the leukocytes are VIPs. They have an all-access pass to the body, except, of course, to the brain and spinal cord. Our leukocytes come in many types. Those that belong to the innate system are the phagocytes. These cells can either patrol your body, like the neutrophils, or they can stay in certain places and wait for their cue. Neutrophils are the most abundant cells. They patrol the body and can therefore get to a breach site very quickly. These cellular soldiers kill the infectious cell and then die, which leads to the formation of pus. There are also the big bad wolves, or the macrophages. These cells are like hungry, ravenous monsters who simply engulf unwanted pathogens. Instead of roaming freely in our blood, they are collected in certain places. These cells can consume about 100 pathogens before they die, but they can also detect our own cells that have gone rogue, such as cancer cells, and kill them too. Beyond that, we also have the natural killer cells. These cells can efficiently detect when our own cells have gone rogue, or are infected with, say, a virus. NKCs detect a protein produced by normal cells called the Major Histocompatibility Complex, or MHC. Basically, whenever a cell isn't normal, it stops producing this protein. The NKCs move around constantly, checking our cells for this type of deficiency. And when they find an abnormal cell, they simply bind to it, release chemicals, and destroy it. The last cells of our innate immune system are the dendritic cells. These are found in places that come in contact with the outside environment, such as the nose and lungs. They are the link between our innate and adaptive immune systems. They eat a pathogen,
and then carry information about it to our adaptive immune system cells. This information is produced and shared in the form of antigens. Antigens are the traces that pathogens leave behind. They are molecules found on the surface of pathogens that can be detected by our adaptive immune system for recognition. The dendritic cells pass on this information to our T cells. However, macrophages can also perform this function. Now, there is also the adaptive or acquired immune system. This system is more efficient as it can differentiate between different types of pathogens. It has two main components, T lymphocytes and B lymphocytes. T cells come into play when an infection has already occurred, thus bringing about the cell-mediated immune response. B cells join the fight when the pathogens have entered, but haven't yet caused any disease. This is called the humoral immune response. Some T cells take signals from the dendritic cells or macrophages and are thus called helper T cells. They perform two key tasks, forming effector T cells, which are basically cells that cycle through the body and call in the cavalry, namely other white blood cells. Helper T cells also form memory T cells, which keep a record of this antigen for future reference. Sometimes, some cells of our body know that they have lost the battle. They have become heavily infected with pathogens, so there is no hope left for them. At this point, the immune system brings out the cytotoxic T cells. These cells rush over and perform a mercy killing for the infected and dying cell. Furthermore, we have the B cells. They produce chemicals called antibodies, which fit on the antigens of pathogens, much like how a lock and key fit together. These antibodies crowd around a pathogen and act like tags. They signal the macrophages to come and kill the marked pathogen. B cells also produce memory B cells when they encounter an antigen. The B and T memory cells jointly maintain a record of all encountered infections, and thus strengthen and solidify the body's immune response to these infections in the future. Our innate response is quicker, though non-specific. It gets into action within hours and is pretty strong. However, when things get out of hand, the innate system calls for help from the acquired immune system. This system can take days to mount a response, but the next time we encounter that pathogen, it won't make us get sick. In short, every day that we spend being healthy is all thanks to our immune system, so it definitely deserves our respect. जी स्टूडेंट, अब आप जो है 15 मिनट की ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद जो है फिर हम अपने दूसरे सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।